हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेमोराइड्स के बारे में, जिसको हम आम भाषा में पाइल्स या बवासीर कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइल्स का क्या कारण है, किस कारण से पाइल्स होता है, पाइल्स कितने प्रकार का होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलेंगे हमको अगर किसी को पाइल्स हो गया है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, क्या हमको बचाव रखना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और लास्ट में हम वीडियो के ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब पाइल्स के इलाज के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम हेमोराइड्स या पाइल्स। तो पाइल्स, व्हाट इज पाइल्स? पाइल्स क्या है? तो पाइल्स जो होता है हमारा एनस में या रेक्टम, ठीक है, तो जो हमारा गुदा मार्ग होता है, जहाँ से स्टूल पास होता है, तो उस एरिया में जब हमारी जो वेन्स जो प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उसमें सूजन आ जाती हैं और वो जब बड़ी हो जाती हैं, इनलार्ज हो जाती हैं, तो उसे हम पाइल्स कहते हैं। और ये जो पाइल्स होते हैं, ये रेक्टम के अंदर भी डेवलप हो सकते हैं और एनस के अराउंड भी हो सकते हैं। जो एनस के स्किन होती है उसके अराउंड भी हो सकते हैं और रेक्टम के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ये टाइप्स बताए गए हैं, इंटरनल पाइल्स या इंटरनल हीमोराइड्स और एक्सटर्नल हीमोराइड्स। तो इंटरनल पाइल्स में क्या कहते हैं कि जो एनस के रास्ते में अंदर की तरफ हो, जो पाइल्स हैं अगर एनस के रास्ते में अंदर की तरफ हो तो उसे हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं या हीमोराइड्स कहते हैं। और वही जब पाइल्स हो हमारे एनस के सराउंडिंग एरिया में, मतलब बाहर की ओर रहे, तो उसे हम एक्सटर्नल हीमोराइड्स कहते हैं। इसके अलावा एक कंबाइंड होता है जिसमें दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल हीमोराइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स और पाइल्स। तो पाइल्स जान लिया कि इसमें क्या होता है, जो हमारे एनस और रेक्टम के में जो वेन्स होती हैं उसमें सूजन आ जाती है और वो बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और जो ये कंडीशन होती है पाइल्स, ये पेनफुल भी होती है, मतलब इसमें हमें दर्द भी होता है, अनकंफर्टेबल, और ये रेक्टल ब्लीडिंग भी कॉज करती हैं। ठीक है, तो जब ये शुरुआत में होती है तो इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। जब अगर इसको हम छोड़ देते हैं, चिकित्सा इसकी नहीं करते हैं, इलाज नहीं करते, तो इस बाद में ये यहाँ पे ये इसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइल्स डिफिनीशन। अब देखते हैं हम कारण में। तो कारण क्या हो सकते हैं पाइल्स के? तो फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके पेरेंट्स को या किसी फैमिली मेम्बर को पहले से पाइल्स था तो आप वहाँ से पाइल्स आपको मिल सकता है। ठीक है, एक ये होता है फैमिली बेसिस पे, होता है जेनेटिक बेसिस पे। इसके अलावा प्रेशर बिल्डिंग अप इन योर रेक्टम कैन इफेक्ट ब्लड फ्लो एंड मेक द वेन दे आर स्वेल। जब हम कोई प्रेशर वाली चीज़ उठाते हैं या हैवी वेट उठाते हैं, जैसे एक्स्ट्रा वेट उठाते हैं, हैवी वेट्स लिफ्टर होते हैं, या कॉन्स्टिपेशन के केस में हम ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं बाउल पास करने के लिए, स्टूल पास करने के लिए, और जैसे मोटापा किसी को बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके कारण जो हमारे रेक्टम एरिया में, मतलब एनस एरिया में जो प्रेशर पड़ता है उसके कारण जो वहाँ पे वेन्स होती हैं, उन उनमें ब्लड फ्लो जो होता है, खून का दौरा जो होता है, वो स्लो हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसके कारण क्या होती हैं, वेन्स प्रेशर के कारण वहाँ पे सूज जाती हैं, जिसके कारण पाइल्स हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी में यूट्रस बढ़ती है, जिसके कारण वो रेक्टम पे प्रेशर डालती है, और वहाँ पे मौजूद रेक्टम में वेन्स को वो प्रेशराइज करती है, जिसके कारण वहाँ पे जो वेन्स होती हैं डायलेट हो जाती हैं और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये कारण है। जैसे फैमिली हिस्ट्री हो गया, प्रेशर बिल्डिंग अप के कारण। इसके अलावा लो फाइबर डाइट, जब आप खाने पीने में लो फाइबर का यूज़ करते हैं, मतलब आपका खाना पीना ऐसा है कि उसमें फाइबर बहुत कम रहता है। इसके अलावा एनल इंटरकोर्स, गुड मार्ग मैथुन, सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर देर तक आप सिट बैठते हैं। इसके अलावा क्रोनिक डायरिया, जब आपको जीर्ण दस्त रोग हो गया, दस्त रोग के केस में भी आपको पाइल्स की समस्या आ जाती है। कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के केस में भी आ जाती है। विबंध जिसको हम बोलते हैं कि जब हमारा स्टूल पास नहीं होता तो हम वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, और यही जब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमें लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो अब बार बार प्रेशर लगाने के कारण जो हमारा रेक्टम का एरिया होता है वहाँ पे वेन्स डायलेट हो जाती हैं और स्वेल हो जाती है, जिसके कारण पाइल्स
उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा लो इनटेक ऑफ फ्लूइड, जब हम फ्लूइड मतलब पानी कम पीते हैं या फ्लूइड की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है, उसके कारण भी ये पाइल्स हो जाता है। तो आपने देख लिया कॉजेस, कारण क्या है। पहला तो आपका फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, अगर किसी को फैमिली में आपके पहले था तो आपको हो सकता है। इसके अलावा जब आप कोई हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, जैसे कुछ लिफ्ट हैवी वेट लिफ्टर होते हैं, उसके कारण क्या होता है, आपके गुदा मार्ग पे प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के केस में जब आप ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, या ओबिसिटी मोटापे में एक्स्ट्रा वेट के कारण आपके गुद मार्ग पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। प्रेगनेंसी के केस में भी आपकी जो यूट्रस बढ़ती है उसके कारण भी वो गुदा मार्ग में प्रेशर लगाती है। इसके अलावा लो फाइबर डाइट, एनल इंटरकोर्स, सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम में ज़्यादा देर तक बैठने से, क्रोनिक डायरिया, दस्त में, जीर्ण दस्त रोग में लंबे समय से आपसे दस्त रोग है और लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, विबंध है, और आप अगर आप पानी की मात्रा कम पीते तब भी आपको ये पाइल्स हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो अगर किसी को पाइल्स हो गया है तो क्या उसमें हमको लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो पाइल्स ये गुद मार्ग है हमारा, एनल रूट है। तो यहीं पे जो हमारी वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती है, ऐसे बढ़ जाती है, देखिए ऐसे बढ़ गए हैं, लटक गए, तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है। जब कॉन्स्टिपेशन के केस में जब हमारा मल जो होता है वो सूख जाता है, तो ये जो डायलेटेड वेन होती है, इससे रगड़ खा के जो हमारी ये वेन्स होती हैं वो फट जाती है, जिसके कारण यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर यही अंदर की तरफ है तो इंटरनल पाइल्स या हीमोराइड, और यही बाहर की तरफ है तो हमें इसको एक्सटर्नल हीमोराइड कहा जाता है। ठीक। तो अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। वेन्स डायलेट एंड बिकम थिक ड्यू टू प्रेशर इन द टिश्यूज। तो आपने देख ही लिया कि जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं प्रेशर के कारण। पेनलेस ब्लीडिंग, ब्राइट रेड कलर ब्लड इज सीन विथ स्टूल। तो आपको ब्लीडिंग जो होती है वो पेनलेस होती है। अगर आपको खून आ रहा है स्टूल से, स्टूल के साथ, तो वो आपको पेनलेस रहता है शुरुआती के केस में, जो कि ब्राइट रेड कलर का होता है। ठीक है। आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, बेचैनी रहेगी, आप बैठ नहीं पाएंगे सही से, या आपको दर्द होता रहेगा। आप कुछ देर बैठेंगे फिर करवट बदलते रहेंगे, उठते बैठते रहेंगे, तो ये डिस्कम्फर्ट, बेचैनी रहेगी आपको। इसके अलावा प्रोलैप्स की कंडीशन रहेगी। प्रोलैप्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ये गुदा में जो एनस एनस टिश्यू होते हैं, एनल टिश्यूज जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं गुदा मार्ग के, इसी को हम प्रोलैप्स कहते हैं। इसके अलावा इचिंग एंड हैवीनेस, आपको ऐसा लगेगा कि खुजली हो रही है और कुछ भारी सा लगेगा। ठीक है। तो इचिंग एंड हैवीनेस, स्वेलिंग स्वेलिंग रहेगी, सूजन रहेगी, और डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एंड सिटिंग, आपको उठने बैठने या चलने फिरने में परेशानी आएगी। ठीक है। तो गुदा में असहनीय दर्द होगा, उठने बैठने या चलने फिरने में परेशानी होगी, खुजली और रहेगी, भारीपन रहेगा, प्रोलैप्स की कंडीशन आ जाएगी, बेचैनी होगी, और स्टूल के साथ ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये सारा हमारा साइन एंड सिम्टम्स हैं पाइल्स के। अब बात करते हैं हम इंस्ट्रक्शन या प्रिकॉशंस में। तो हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो सब हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन में, एडवाइस जिसको कहते हैं। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन में क्या है, आपको मिनिमम 8 से 10 ग्लास पानी पीना है पर डे। तो आप रोज़ाना 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए कम से कम। इसके अलावा आप जो खाना खाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स इस्तेमाल कीजिए, जो भी फाइबर्स युक्त खाने हैं उसको खाइए। ठीक है। इसके अलावा सिट इन अ कंफर्टेबल चेयर और प्लेस दैट डज नॉट क्रिएट प्रेशर ऑन हेमोराइड्स और पाइल्स। तो ऐसे कुर्सी या स्थान पर बैठें जो कि आपके पाइल्स या हेमोराइड पर प्रेशर न डाले और उसमें खिंचाव न उत्पन्न करे। ठीक है। तो ऐसे जगह पे, ऐसे चेयर पे बैठिए। इसके अलावा वार्म सिट्स बाथ, इसको हम हिप बाथ भी बोलते हैं। इसमें आपको एक टब में बैठना है जिसमें गर्म पानी भी डालना है, लगभग 15 मिनट, 2 से 3 टाइम्स अ डे। तो एक दिन में 2 से 3 टाइम्स बैठना है गर्म पानी डाल के 15 मिनट तक। इससे क्या होता है, जो आपके पाइल्स वाला एरिया, हेमोराइड वाला एरिया है, वहाँ पे आराम मिलता है आपको, पेन कम होता है और ब्लीडिंग भी कम होती है। ठीक है। मोस्ट अफेक्टेड पार्ट विथ क्रीम और वैसलिन, अगर जो आपका
अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे सूखापन आ जाता है, तो इसके कारण आपको वैसलीन या कोई क्रीम लगानी है जिसके कारण वो एरिया जो है पाइल्स वाला एरिया वो मॉइस्ट रहे और वहाँ से ब्लीडिंग कम हो। ठीक है। इसके अलावा अवॉइड हैवी डाइट्स दैट टेक्स लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट लाइक मैदा। तो आपको हैवी डाइट्स कम खानी है, जो कि जिसका पाचन देर से हो। ठीक है। जैसे मैदा वगैरह अगर खा लेते हैं तो उसका जो पाचन होता है मतलब वो देर से पचता है, इसलिए आपको मैदा वगैरह अवॉइड करना है, हैवी डाइट अवॉइड करनी है और 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना है। और जितने भी फाइबर से युक्त खाने आते हैं या फल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, आप उसको खाइए और ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे आपको आपके पाइल्स वाले एरिया पे प्रेशर ना पड़े, और वार्म सीट्स बात करिए, हिप बात करिए, और वैसलीन और या क्रीम लगाइए मॉइस्ट अफेक्टेड पार्ट पे। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर पाइल्स के केस में अगर किसी पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम ओमेप्राजोल या रेबिप्राजोल का यूज़ कर सकते हैं खाने से पहले खाली पेट। ठीक है। और इसको हम 2 टाइम सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर गैस की प्रॉब्लम है आपको, पाइल्स के पेशेंट में कोई बताता है कि डॉक्टर साहब हमको गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो आप वहाँ पे ओमेप्राजोल या रेबिप्राजोल ये सारे हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, पीपीआईज होते हैं, इसको हमको खाली पेट लेना है खाने से पहले। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी पेशेंट को पाइल्स के केस में या बवासीर के केस में कब्ज की शिकायत रहती है, तो आप वहाँ पे सिरप लूज दे सकते हैं, जो कि एक लैक्टुलोज सॉल्यूशन होता है। इसको आप रात को सोते समय 15 से 20 ml इसको आप पी सकते हैं, और रात को सोते समय ये आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी वो आपको सॉल्व कर देगी। अगर आप सिरप लूज नहीं नहीं मिलती है आपको, तो आप वहाँ पे टैबलेट डल्को फ्लेक्स ले सकते हैं रात को सोते टाइम। ठीक है। एक टैबलेट ले सकते हैं, ये आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत को दूर कर देगा। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर पेशेंट को ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, मतलब अगर उसका जो ब्लड है वो ज़्यादा बहता है स्टूल के साथ, तो उस केस में आप टैबलेट डिसोमिन दे सकते हैं, जो कि टैबलेट वेनेक्स के नाम से आती है, या डायोस्मिन 500 mg ये के नाम से आती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या टैबलेट हेस्पेरिडिन का यूज़ कर सकते हैं। इसको आप सुबह शाम 2 गोली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खून की कमी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे आप कैप्सूल ऑर्ट्रिन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके ब्लड को या ब्लड में हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा या ब्लड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। ठीक है। तो आप ब्लड लॉस में यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है। तो टैबलेट डेसोमिन या टैबलेट हिस्पेरिडिन और कैप्सूल ऑर्ट्रिन। इसके अलावा अगर पेन हो रहा है स्टूल करते टाइम, जब आप स्टूल करने जाते हैं, तो उस केस में अगर आपको दर्द महसूस होता है या दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो आप स्टूल के करने से 10 से 15 मिनट पहले आप मल द्वार में जाइलोकेन जेली लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपके स्टूल में रुक्षता रहेगी, मतलब जो शुष्कता रहेगी, रूखापन रहेगा, वो मॉइस्ट हो जाएगा एरिया, और आपको स्टूल पास करने में पेन नहीं होगा। ठीक है। तो आप जाइलोकोइन 2% जेली आती है मेडिकल स्टोर पे, आप वहाँ से लेके इसको आप गुद मार्ग पे लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका पेन के लिए। तो हमने देख लिया यहाँ पे पाइल्स का कारण, टाइप्स, लक्षण, क्या प्रिकॉशंस करना है और क्या ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया पाइल्स के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हमारा जो वीडियो में कार्ड्स आते हैं, यहाँ स्क्रीन पे दिखेंगे आपको, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख सकते हैं, यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे दिखेंगे, तो आप उस कार्ड्स को भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसमें जैसे हमने वीडियो डाली है पहले की, जैसे हमें कॉमनली यूज्ड इंजेक्शंस के बारे में, जो हॉस्पिटल्स में कॉमन इंजेक्शंस यूज़ होते हैं उनका क्या यूज़ है, कब यूज़ करते हैं हमको, कुछ एडल्ट्स की दवाइयाँ हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं, जैसे बुखार, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है। और बच्चों में बच्चों की सिरप्स के बारे में डाला है।
वीडियो बच्चे की दवाइयों के बारे में डाला है, और कुछ कफ सीरप्स के बारे में वीडियो डाली है। तो आप यहाँ पे कार्ड्स आते हैं वीडियो को लास्ट में, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।